हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो प्लांट फिजियोलॉजी का था, प्लांट रिप्रोडक्शन का था। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो यूनिट थी हमारी बायोलॉजी की 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आए, उन्होंने कहा कि सर जूलॉजी का कोई टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो आज हम हमारा जूलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसमें हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है टॉपिक वो रहता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो इससे रिलेटेड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। मतलब इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है। देखिए, उसमें हमारा मेन जो पोर्शन रहेगा वो स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। तो इन सभी की बात हमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर करनी है। ठीक है ना। अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का हमारे पास फंक्शन क्या है। देखिए, तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का हमारे पास फंक्शन है कि द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग वेस्ट एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड इज द लोकेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या कह रहा है, देखिए कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। एक तो हमने देखा है कि थ्रू स्वेट, पसीने के थ्रू, स्वेटिंग जो होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी से कई टाइप के केमिकल्स जो है उनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, वो भी स्किन में ही प्रेजेंट होती हैं, तो उनके थ्रू भी कई टाइप के जो ऑयली केमिकल्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने का वर्क करते हैं। कैसे कि स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने के बाद जब स्वेट जो है वो इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन भी करते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में है, ये भी हमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं 5। उन 5 सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे फर्स्ट जो रहता है वो स्किन रहता है, जो पेन है या टेम्परेचर जो है इन सबको फील करने का वर्क करता है, प्रेशर भी फील करता है। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स जो हैं वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये मेसोडर्मल सेल्स हैं हमारी बॉडी में। जो स्किन है, सबसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो स्किन है। ठीक है ना। अब स्किन जो है वो मेसोडर्मल सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें मिलेनिन पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको याद हो 11th क्लास का जो क्लासिफिकेशन था एनिमेलिया किंगडम का, उसमें हमने बात की थी, याद है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक क्या था, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में ये तो था ना कि किसी ऑर्गन का किसी यदि एनिमल का ओरिजिनेशन यदि 3 लेयर्स से मिलके हुआ है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक था, यदि 2 लेयर्स से मिलके हुआ है तो डिप्लोब्लास्टिक था। याद है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, ये 2 चीजें थी। तो अब देखिए उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास 3 लेयर्स थी, याद हो तो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। याद है ना। तो उसी मेसोडर्मल सेल्स जो होती है ह्यूमन स्किन में, वो मेसोडर्मल सेल्स जो है उनमें मिलेनिन पिगमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो हमारी बॉडी को कलर प्रोवाइड करने का वर्क करता है। और सब बातें भी हमें इसके रिलेटेड आगे करनी है। फिर हमारे पास क्या आता है, देखिए फिर हमारे पास आता है कि जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है हमारी मसल्स को और कनेक्टिव टिश्यू को। मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू जो है इनको कनेक्ट करने का वर्क किसका रहता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का रहता है। क्या कह रहा है, देखिए इट कनेक्ट्स ये है, इट कनेक्ट्स विथ अंडरलाइंग मसल्स विथ कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। तो अंडरलाइंग जो मसल्स होती हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इन सबसे जुड़ा हुआ ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम रहता है। इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। और याद आपको ये रखना है कि जो हमारी स्किन होती है उसमें मेनली आपको 2 लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है। आपको जो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में या स्किन में मेनली 2 लेयर्स आपको देखने को मिलती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास एपिडर्मिस, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास रहता है एपिडर्मिस और सेकंड रहता है डर्मिस। फर्स्ट होता है एपिडर्मिस एंड सेकंड होता है डर्मिस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पास में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अब इसमें क्या है, ये जो है इतना पार्ट, ये वाला पार्ट एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है ये डर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एपिडर्मिस थोड़ी सी थिन लेयर होती है कंपैरिजन टू डर्मिस, ये आपको याद रखना है। आगे इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमें करनी है। हम स्किन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कंटिन्यू हम स्टडी करते हैं। हमने देखा कि ह्यूमन स्किन जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्किन। स्किन में एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है देखिए, एपिडर्मिस है कि इट डिवेलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, इट डिवेलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म जो लेयर होती है उससे एपिडर्मिस जो है वो डिवेलप होती है। आपको ये याद रखना है, एपिडर्मिस में ब्लड वेजल्स जो है वो एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस में आपको ब्लड वेजल्स देखने को नहीं मिलती है। अब ब्लड वेजल्स नहीं होती है, इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसे। बहुत से स्टूडेंट्स ने बचपन में क्या किया है, बहुत से स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि जो एक नेल आती है, पतली जो एक सुई होती है ना, उस सुई को बहुत से बच्चों ने अपनी स्किन के अंदर पिंच किया है और ऐसे जो है वो उसे एकदम क्या कर लेते थे, क्रॉस कर लेते थे और उस स्किन से ऐसे जादू की तरह अपने स्टूडेंट्स को दिखाते थे, सबको, ये देखिए ये जादू है। तो वही क्या है, उससे ये प्रूव होता है कि उस जो आपके पास सुई रहती थी, निडल जो रहती थी, उस निडल को आप क्रॉस कर लेते थे लेकिन उसके बाद भी वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती थी। इसका मीन्स क्या है कि वहाँ पे ब्लड वेजल्स नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि एपिडर्मिस में ब्लड वेजल्स एब्सेंट रहती हैं। फिर क्या है देखिए कि एपिडर्मिस जो लेयर है इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, वेरी करती है। एपिडर्मिस लेयर की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग थिकनेस इसकी रहती है। कैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि ये उस प्लेस पर, एपिडर्मिस उस प्लेस पर ज़्यादा थिक होगी जहाँ पर आपको फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई होता है। जैसे हम बात करें जो हमारे पाम है, जो हमारी सोल है, इन पार्ट में क्या रहता है, सोल एंड पाम के अंदर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा रहता है। फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो एपिडर्मिस है वो इन पार्ट में ज़्यादा मोटी होती है, थिकनेस एपिडर्मिस की ज़्यादा रहती है। अप्रोक्स 1.5 mm, अप्रोक्स 1.5 mm जो है वो थिकनेस जो है एपिडर्मिस की रहती है। और थिन कहाँ होगी, थिनेस्ट सबसे थिन क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल एंड पाम वाला और आई एंड कॉर्निया वाला। आई एंड कॉर्निया में आपको एपिडर्मिस लेयर की जो थिकनेस है वो सबसे कम देखने को मिलती है, 0.05 mm, जबकि सोल एंड पाम में आपको इसकी थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है 1.5 mm। अब सबसे ज़्यादा वहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन का वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे जो अब स्किन है वो इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो फ्रिक्शन जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ पर क्या होगा, इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए एपिडर्मिस की थिकनेस वहाँ ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब एपिडर्मल जो सेल्स हैं, एपिडर्मिस जो है इसमें हमें नॉर्मली 5 टाइप की लेयर्स देखने को मिलती है। पॉइंट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, द एपिडर्मल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, सो इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो 11th क्लास थी उसमें हमने पढ़ रखा है कि स्ट्रेटिफाइड टिश्यू क्या होता है, जो मल्टी लेयर से मिलके बना होता है, अलग अलग टाइप की जो टिश्यूज़ है, अलग अलग टाइप की जो लेयर्स हैं उनसे मिलके बना होता है, उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो एपिडर्मल जो सेल्स है उसमें अलग अलग टाइप की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और बहुत सारी उनकी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं,
अलग अलग टाइप की, अलग अलग पैटर्न की आपके पास सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स का शेप अलग है, इन सेल्स की शेप अलग है, इन सेल्स की शेप अलग है, इससे नीचे जो सेल्स हैं उनकी शेप अलग है, उससे भी नीचे सेल्स हैं उनकी शेप सबकी अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड है। क्यों? क्योंकि सब लेयर्स की जो सेल्स का पैटर्न है वो अलग है, इसलिए इसे हम स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहेंगे। ठीक है। अब देखिए हमें एपिडर्मिस में टोटल कितनी लेयर्स देखने को मिलती है। एपिडर्मिस में आपको 5 लेयर्स देखने को मिलती है। एपिडर्मिस में आपको 5 लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे अंदर की तरफ, ये आउटसाइड से है, ठीक है ना, इनसाइड से आउटसाइड, अंदर की तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटियम या स्ट्रेटम मेलपिगी, या फिर इसको स्ट्रेटम बेसल भी कहते हैं, स्ट्रेटम बेसल भी कहते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है। स्ट्रेटम जर्मिनेटियम, स्ट्रेटम मेलपिगी या स्ट्रेटम बेसल। सेकंड जो लेयर हमारे पास रहती है वो है स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये हमारे पास टोटल 5 लेयर्स रहती हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटियम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। इनको याद रखने के लिए एपिडर्मिस में कौन कौन सी लेयर्स कौन से पैटर्न में रहती है, इनको याद रखने के लिए मैं आपके लिए अलग से एक ट्रिक का जो है वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसका भी वेट कीजिएगा। ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उतना ही वीडियो जो है वो जल्दी बनेगा। ठीक है। क्या रहेगा आपके लिए ट्रिक जो है इन लेयर्स को लर्न करने की, उसकी ट्रिक का एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा। ये हमारे पास 5 लेयर्स हैं। अब देखिए ये तो हुआ हमारा, हमने क्या देखा कि जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म लेयर से डेवलप हुई, ब्लड वेजल्स उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है। थिकनेस अलग अलग होती है, सोल एंड पाम में उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, आई एंड कॉर्निया में थिकनेस कम रहती है। ठीक है। अलग अलग लेयर्स से मिलकर एपिडर्मिस बनी हुई होती है, इसलिए इसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। इसकी टोटल 5 लेयर्स होती हैं जो मैंने आपको बताया। ये होने के बाद अब हमें बात करना है हर एक लेयर के बारे में कि कौन सी लेयर जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह की सेल्स होती हैं, कौन सा उनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इन सब बातें हमें आगे करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो हमने अंदर वाली लेयर की बात की थी, जिसे हम सबसे पहले स्ट्रेटम जर्मिनेटियम या स्ट्रेटम मेलपिगी कह रहे थे, या इसका जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया, क्या बताया, बेसल, स्ट्रेटम बेसल जो लेयर है वो भी इसे हम कहते हैं। ठीक है। क्या है फर्स्ट पॉइंट आपके पास, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस विच इज सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द डर्मिस। ठीक है। सबसे अंदर की लेयर है ये जो एपिडर्मिस है, ये सबसे स्ट्रेटम जर्मिनेटियम जो है ये सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। कहने का मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे एपिडर्मिस की लास्ट लेयर इनसाइड की हम बात करें तो इनसाइड पैटर्न में एपिडर्मिस की सबसे लास्ट लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटियम। ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप जाओगे, जैसे आप ऊपर से बात करोगे ना तो ऊपर दूसरी लेयर है, ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, फिर स्पिनोसम है और नीचे बेसल है। ठीक है। ये देखिए आप, ये यहाँ ये बेसल है। इस बेसल लेयर के जस्ट नीचे आपको यहाँ डर्मिस दिखाई दे रही है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, देखिए ये है आपके पास। तो देखिए यहाँ ये स्ट्रेटम बेसल है, यहाँ ये स्ट्रेटम बेसल है, स्ट्रेटम बेसल के बाद नीचे डर्मिस आ गई है। ठीक है। मतलब एपिडर्मिस की लास्ट लेयर है। यदि हम ऊपर से अंदर की तरफ बात करें, आउटसाइड टू इनसाइड बात करें, तो जर्मिनेटियम सबसे लास्ट लेयर है, उसके बाद नीचे एपिडर्मिस रहेगी, डर्मिस रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं द सेल्स ऑफ दिस लेयर आर लिविंग। इस जो लेयर की सेल्स हैं वो लिविंग होती है और नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट रहती हैं। ठीक है। स्ट्रेटम जर्मिनेटियम या स्ट्रेटम बेसल की जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को
प्रोड्यूस करने का जो वर्क रहता है वो डर्मिस का रहता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन हम किसे कहेंगे, ठीक है। इस लेयर में जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो कोल्यूमनार होती है। सभी को पता है कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सभी को पता है ना। तो कोल्यूमनार सेल्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इस लेयर को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो डर्मिस से होता है, क्योंकि हमें पता है इसके जस्ट नीचे डर्मिस है। स्किन की जो एपिथेलियल होती है उसके अंदर तो ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, ठीक है ना। स्किन की जो एपिथेलियल लेयर है उसमें तो ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, तो एपिथेलियम को ब्लड सप्लाई कौन करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन करेगी, डर्मिस करेगी, ठीक है। तो डर्मिस जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है स्ट्रेटम जर्मिनेटियम या बेसल को, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो ये स्ट्रेटम बेसल है ये रेगुलरली सेल डिवीजन करती रहती है। द सेल्स ऑफ दिस लेयर ऑलवेज डिवाइड एंड मोर the cells of this layer always divide and move upward by producing new cells, ठीक है ना। नीचे की तरफ नई सेल्स बनती जाएंगी, ओल्ड सेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव होती जाएंगी। नीचे की तरफ जो है वो क्या रहेगी, न्यू सेल्स, ऊपर की तरफ क्या रहेंगी, ओल्ड सेल्स, ठीक है। मतलब ये जो हमारी अलग अलग लेयर्स है ना एपिडर्मिस की, जो अलग अलग लेयर्स हैं, इन सब अलग अलग लेयर्स को प्रोड्यूस करने का वर्क जो है वो स्ट्रेटम बेसल या जर्मिनेटियम ही कर रही है, ठीक है। उसके बाद एट मैनी प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है देखिए, एट मैनी प्लेसेस सेल्स ऑफ दिस लेयर एक्सिबिट इन्वेजिनेशंस आर नोन एज रेड पेग्स, ठीक है। आपको ये याद रखना है रेड पेग्स स्ट्रेटम जर्मिनेटियम में प्रेजेंट होते हैं। अब रेड पेग्स होते क्या हैं देखिए, एपिथेलियल एक्सटेंशंस दैट प्रोजेक्ट इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल जो सेल्स हैं, मतलब स्ट्रेटम बेसल की जो सेल्स हैं उसमें कई प्रोजेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, कई उभार बन जाते हैं, और वो जो प्रोजेक्शंस हैं, वो जो उभार हैं, वो जो है कनेक्टिव टिश्यू में धंस जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, रेड पेग्स कहेंगे। क्लियर है सभी के। एपिथेलियल टिश्यू में कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ प्रोजेक्शंस डेवलप होंगे जो डर्मिस में चले जाएंगे या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है उसमें एंटर कर जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रेड पेग्स कहेंगे। उसके बाद इस टिश्यू में पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, मतलब यहाँ पर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। एपिथेलियम की जो स्ट्रेटम जर्मिनेटियम है यहाँ पर आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और पिगमेंट कौन सा देखने को मिलेगा, पिगमेंट जो है वो केराटिन देखने को मिलेगा। कौन सा पिगमेंट देखने को मिलेगा आपको, केराटिन प्रोटीन केराटिन जो है वो देखने को मिलेगा पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, केराटिन पिगमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ये सारा जो है वो फर्स्ट जो हमारी लेयर है अंदर की तरफ, इनर मोस्ट लेयर जो है स्ट्रेटम जर्मिनेटियम, उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड लेयर आती है स्ट्रेटम स्पिनोसम। स्ट्रेटम स्पिनोसम में क्या है देखिए, मैनी लेयर्स ऑफ पॉलीहेड्रल शेप्ड सेल्स आर प्रेजेंट एट आउटसाइड ऑफ स्ट्रेटम जर्मिनेटियम और स्ट्रेटम मेलपिगी एंड एक्सिबिट ब्रांचिंग। दिस लेयर प्रोवाइड रिजिडिटी टू एपिडर्मिस। देखिए ऊपर की तरफ पॉलीहेड्रल सेल्स, हम बात करें, जूम करें इसको, ये है देखिए, ये आपके पास स्ट्रेटम स्पिनोसम है। अब इसके अंदर सेल्स जो हैं वो पॉलीहेड्रल हैं, अलग अलग हैं। अब अलग अलग शेप की हैं तो उनमें अलग अलग प्रोजेक्शंस बनेंगे, वो एक दूसरे के अंदर एंटर करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, ये जो लेयर है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एपिडर्मिस को, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पूछे नहीं जाते हैं स्ट्रेटम स्पिनोसम से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में देखिए क्या कह रहा है कि एट आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेटम स्पिनोसम द सेल्स ऑफ 5 to 6 लेयर्स फ्रॉम स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की जो 5 से 6 लेयर्स होती हैं वो स्पिनोसम के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहती है। ये देखिए, ये ग्रेन्युलोसम की 5 to 6 लेयर्स प्रेजेंट है स्पिनोसम के जस्ट ऊपर की तरफ।
और स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार नीट एग्जाम में पूछा जाता है। नीट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच पिगमेंट इज फाउंड ऑफ इन द सेल्स ऑफ स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की जो सेल्स हैं, इन सेल्स में आपको कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है, देखिए केराटोहाइलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है वो हमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की सेल्स में देखने को मिलता है। कौन सा प्रोटीन है? केराटोहाइलिन प्रोटीन, जो आपको देखिए जैसे किस तरह से प्रेजेंट रहेगा। ये सेल है, ये जो है वो एक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अलग अलग जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे केराटोहाइलिन के। साइटोप्लाज्म जो होगा ना, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में ये बिखरा हुआ रहेगा। सेल के साइटोप्लाज्म में केराटोहाइलिन जो है वो ग्रेन्युलर फॉर्म में बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के मैनर में। नीट एग्जाम से रिलेटेड यदि आप बात करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये जो लेयर है ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, क्योंकि केराटोहाइलिन प्रोटीन के कारण क्या होगा, इसमें भी थोड़ी रिजिडिटी आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी। और ये जो है प्रोटीन वो क्या करेगा, वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। आगे वाली लेयर्स में हम पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट है। तो वाटर रिपेलेंट है तो क्या करेगा, वाटर को वहाँ से लॉस होने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास लेयर स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम क्या है, देखिए फ्लैट सेल्स की एक 3 से 4 लेयर की लेयर आपको देखने को मिलेगी ग्रेन्युलोसम के ऊपर। ग्रेन्युलोसम के ऊपर 3 to 4 लेयर्स की एक लेयर जो है मेम्ब्रेन या लेयर आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहेंगे। स्ट्रेटम ल्यूसिडम में आपको एक पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसे हम एलिडिन प्रोटीन कहेंगे, जिसे हम एलिडिन प्रोटीन कहेंगे। ये देखिए, ठीक है, एलिडिन नेम्ड सब्सटेंस इज फिल्ड इन देयर साइटोप्लाज्म। स्ट्रेटम ल्यूसिडम की जो सेल्स होती है उसके साइटोप्लाज्म में आपको एलिडिन प्रोटीन देखने को मिलेगा। और ये एलिडिन प्रोटीन कहाँ से बना, केराटोहाइलिन प्रोटीन के डीकम्पोजिशन से। मैंने आपको बताया था ना कि बेसल लेयर जो है वही सेल डिवाइड करती जाएगी, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव होती रहेंगी सेल्स, उन्हीं के साथ साथ चेंजेस आते रहेंगे। क्या हुआ देखिए, पहले केराटोहाइलिन प्रोटीन था ग्रेन्युलोसम के अंदर, ग्रेन्युलोसम के अंदर आपके पास कौन सा प्रोटीन था, केराटोहाइलिन। अब केराटोहाइलिन जो है जब ऊपर की तरफ सेल्स मूव हुई तो केराटोहाइलिन का डीकम्पोजिशन हो गया, डेड होता जाएगा धीरे धीरे ये। और यही केराटोहाइलिन डीकम्पोजिशन जब हुआ तो एक नया प्रोटीन इसने बनाया, एलिडिन। एक नया प्रोटीन जो है वो बना लिया एलिडिन। तो ये भी आपसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिडिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो केराटोहाइलिन के डीकम्पोजिशन से एलिडिन का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। एलिडिन जो प्रोटीन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम की जो सेल्स हैं उनमें आपको ये एलिडिन प्रोटीन जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, ये जो एलिडिन प्रोटीन है ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये एलिडिन प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे सेल्स जो है वो डेड होने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये सेल्स धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ही डिस्ट्रॉय हो रहा है बेटा। दीज सेल्स बिकम ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगी। इट इज ऑल्सो नोन एज बेरियर लेयर बिकॉज स्किन बिकम वाटर प्रूफ बाई इट। किसके कारण, एलिडिन प्रोटीन के कारण जो है वो स्किन वाटर प्रूफ हो जाएगी, और वाटर प्रूफ हो जाएगी तो बैरियर लेयर भी इसे कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम इज ऑल्सो नोन एज बैरियर लेयर। वाई, बिकॉज इन इट एलिडिन प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिडिन प्रोटीन स्ट्रेटम ल्यूसिडम बिकम्स वाटर प्रूफ। क्लियर, ये हमारा हुआ स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर रहती है या लास्ट लेयर जो रहती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सबसे बाहर की तरफ की लेयर जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, स्ट्रेटम कोर्नियम, जिसको हम टच कर सकते हैं। मतलब हमारी स्किन को जो हम टच कर रहे हैं ना, ये स्ट्रेटम कोर्नियम को हम टच कर रहे हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस विच इज मेड अप ऑफ फ्लैट एंड थिन स्केल लाइक सेल्स। ये देखिए आपके सामने ये है
ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्केल लाइक सेल्स जो हैं एक लेयर्स जो है उतरती रहेंगी धीरे धीरे। ये स्केल लाइक सेल्स जो है वो आपको आउटर लेयर में कॉर्नियम में दिखाई देती है। ये सेल्स डेड हो गई है, पहले ही डेड होनी स्टार्ट हो गई थी, देखिए ल्यूसिडम में भी। दीज सेल्स बिकम डेड बिकॉज देयर साइटोप्लाज्म विथ एलिडिन बिकम्स ड्राई एंड कन्वर्टेड इनटू ए डेड मटेरियल हॉर्न और केराटिन। देखिए अब यहाँ एक नया क्वेश्चन आ गया, क्या स्ट्रेटम कॉर्नियम में आपको कौन सा केमिकल देखने को मिल रहा है? स्ट्रेटम कॉर्नियम में आपको केराटिन देखने को मिल रहा है। केराटिन कहाँ से बन गया? देखिए केराटिन कहाँ से बना। सबसे पहले क्या था? केराटोहाइलिन। सबसे पहले था केराटोहाइलिन। केराटोहाइलिन कन्वर्ट हुआ किसमें? एलिडिन में। एलिडिन कन्वर्ट हुआ किसमें? केराटिन में। ठीक है, तो ये आगे से आगे सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि केराटिन का फॉर्मेशन एलिडिन से होता है और एलिडिन का फॉर्मेशन केराटोहाइलिन से होता है। केराटिन जो है वो आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम में देखने को मिलेगा, जो एलिडिन है वो आपको ल्यूसिडम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और ग्रेन्युलोसम में आपको केराटोहाइलिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दीज सेल्स बिकम डेड, ये बात हमने कर ली क्योंकि केराटिन जो है एलिडिन जो है वो केराटिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डेड सेल्स हो जाएंगी। दिस लेयर इज थिकेस्ट बिकॉज दिस लेयर हैज 8 to 10 लेयर्स ऑफ सेल्स। यदि एपिडर्मिस की जो 5 लेयर्स हैं उनकी हम बात करें तो एपिडर्मिस की 5 लेयर्स में से सबसे थिकेस्ट लेयर जो आपकी रहती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम रहती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम रहती है क्योंकि इसकी 8 to 10 लेयर्स हमें देखने को मिलती है। 8 to 10 लेयर्स आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये थिकेस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। और हमने ये पहले ही बात कर ली है कि एपिडर्मिस या फिर जो कॉर्नियम है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी थिकेस्ट? वो आपको सोल एंड पाम में देखने को मिलेगी। सेल्स ऑफ दिस लेयर रेगुलरली मूव अपवर्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटम जर्मिनेटियम। मैंने आपको पहले बता दिया, बेसल रेगुलर क्या करती रहेगी? नई सेल्स बनाती रहेगी। कॉर्नियम क्या करती रहेगी? डेड सेल्स को रिमूव करती रहेगी। डेड सेल्स उतरती रहेंगी, नीचे से बेसल नई सेल्स जो है वो बनाती रहेगी। ये प्रोसेस रेगुलरली चलती रहती है। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस लेयर रेगुलरली मूव अपवर्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्ट्रेटम बेसल जर्मिनेटियम एंड बिकम सेपरेट फ्रॉम स्किन। बाय दिस स्किन रिमेन क्लीन एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। नई नई सेल्स आ रही है ना, तो क्या होगा? पुरानी सेल जो है वो हटती जाएगी, तो उसमें यदि कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कुछ भी प्रेजेंट है तो वो हटता जाएगा, तो हमारी स्किन जो है वो क्लीन रहेगी, साफ रहेगी। ये हमारा जो था आज का लेक्चर, इसमें एपिडर्मिस के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम हमारी जो नेक्स्ट लेयर है डर्मिस उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।